हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल यूनिक प्लस पर। और मैं सचिन आज आपके लिए जीएस के प्रैक्टिस सेट की नई सीरीज लेकर आया हूं और जो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी और महत्वपूर्ण साबित होगी। चलिए तो शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज की मोटिवेशनल लाइन्स हैं, समर्पण और मेहनत की शक्ति ही आपको सफलता तक पहुंचा सकती है। समर्पण और मेहनत की शक्ति ही आपको सफलता तक पहुंचा सकती है। तो मेरे दोस्तों, मेहनत कीजिए। जैसा कि मैं हमेशा से कहता आया हूं कि मेहनत का कोई विकल्प नहीं है और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं है। आप प्रयास मन लगा के कीजिए, सफलता आपको अवश्य मिलेगी। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के सेशन को। आज का पहला ही क्वेश्चन है कि निम्नलिखित सत्याग्रहों में से किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया। ये पूछा है कि किसका नेतृत्व महात्मा गांधी ने नहीं किया था। ऑप्शन है भारत छोड़ो आंदोलन, सबने अवज्ञा, खेड़ा सत्याग्रह और बारदौली सत्याग्रह। तो देखिए, महात्मा गांधी ने किस आंदोलन का नेतृत्व नहीं किया था, ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया। तो देखिए, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? 1942। सबने अवज्ञा आंदोलन 1930 और खेड़ा सत्याग्रह 1917। तो देखिए, बारदौली सत्याग्रह, इसका नेतृत्व किसने किया था? सरदार पटेल ने किया था। इसका नेतृत्व किसने किया था? सरदार पटेल ने किया था। सरदार पटेल ने। ठीक है, बारदौली सत्याग्रह का नेतृत्व किसने किया था? सरदार पटेल ने किया था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर बारदौली सत्याग्रह होगा। कौन सा होगा? बारदौली सत्याग्रह। वैसे देखा जाए तो भारत छोड़ो आंदोलन नेतृत्वहीन आंदोलन था, लेकिन इस क्वेश्चन के ऑप्शन के हिसाब से इस क्वेश्चन का आंसर बारदौली सत्याग्रह होगा। ठीक है, चलिए अगली क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में किस कारागार को गांधी जी ने मंदिर का नाम दिया, यानी किस कारागार को उन्होंने मंदिर कहा है गांधी जी ने। तो देखिए, नैनी जेल, यरवदा जेल, सेलुलर जेल और आगा खां पैलेस। नैनी जेल कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद में स्थित है। प्रयागराज में कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में। प्रयागराज में। ठीक है, नैनी जेल कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में स्थित है। यरवदा जेल, देखिए यरवदा जेल को गांधी जी ने मंदिर की संज्ञा दी थी। यरवदा जेल में गांधी जी कब रहे? सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी को यरवदा जेल में रखा गया था। सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान, सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान गांधी जी कहाँ रहे? यरवदा जेल में रहे। ठीक है, सबने अवज्ञा आंदोलन के दौरान। सेलुलर जेल, ये अंडमान निकोबार में जहाँ काला पानी की सजा होती थी। ये कहाँ पर? अंडमान में। अंडमान में। और यहाँ कौन सी सजा होती थी? काला पानी की सजा। काला पानी की सजा। ठीक है, आगा खां पैलेस, पूना में। पूना के आगा खां पैलेस में गांधी जी कब रहे? यहाँ गांधी जी भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान रहे। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान, आंदोलन के दौरान रहे। ठीक है, आपसे पूछा जाए यरवदा जेल की संज्ञा गांधी ने किसको दी? सबने अवज्ञा आंदोलन को दी है। यरवदा जेल में गांधी ने कौन सा समझौता? पूना पैक्ट हुआ था इसी में, यरवदा जेल में 1932 में। 1932 में कौन सा पैक्ट हुआ था? पूना पैक्ट। किस किस के बीच हुआ? गांधी और अंबेडकर जी के बीच। गांधी जी और अंबेडकर के बीच हुआ ये। और अंबेडकर के बीच, अंबेडकर के बीच। ठीक है, पूना पैक्ट हुआ था गांधी और अंबेडकर के बीच हुआ था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से महात्मा गांधी का कौन सा संघर्ष औद्योगिक श्रमिकों से संबंधित है, यानी कौन से संघर्ष में गांधी जी ने औद्योगिक जो श्रमिक थे उनकी ओर से भाग लिया था। तो देखिए, चंपारण सत्याग्रह, अहमदाबाद संघ, खेड़ा सत्याग्रह, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखिए, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ? 1917 में। ठीक है, और इसमें गांधी जी ने किसकी तरफ से?
किसानों की ओर से भाग लिया था, किसानों की ओर से। ठीक है, तो ये चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह था। चंपारण सत्याग्रह गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह, गांधी जी का भारत में पहला सत्याग्रह। देखिए इसमें क्या था, नील किसान थे, यानी जो नील की खेती करते थे उनसे मिल मालिक जबरदस्ती नील की खेती करवाते थे। उसके लिए किसान परेशान थे और उन्होंने गांधी जी को बुलाया था, रामचंद्र शुक्ल ने गांधी जी को बुलाया। और गांधी जी चंपारण जाते हैं और किसानों की समस्या को सुनते हैं और उसका समाधान करते हैं। ठीक है, चंपारण सत्याग्रह के दौरान ही, इसी आंदोलन के दौरान, इसी आंदोलन के दौरान रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी। रविंद्रनाथ टैगोर ने महात्मा की उपाधि दी। ठीक है, किसकी उपाधि दी? महात्मा की उपाधि दी रविंद्रनाथ टैगोर ने। दूसरी बात, और एनजी रंगा ने गांधी जी का विरोध किया था। आपसे पूछा है किसने चंपारण सत्याग्रह में गांधी जी का विरोध किया, तो एनजी रंगा ने। गांधी जी का विरोध किया। विरोध किया। ठीक है, किसने विरोध किया? गांधी जी का विरोध किया एनजी रंगा ने। ठीक है, दूसरे आपसे पूछा औद्योगिक श्रमिकों का साथ दिया, तो देखिए अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन में गांधी जी ने किसका साथ दिया? औद्योगिक श्रमिकों का साथ दिया। देखिए ब्लैक बोनस को लेकर मिल मालिक और मजदूरों में क्या हो गया था? मतभेद हो गया था, जिससे गांधी जी ने अहमदाबाद में मजदूरों की ओर से क्या किया? आंदोलन किया। दूसरा, इसी आंदोलन के दौरान गांधी जी ने पहली बार भूख हड़ताल की थी। गांधी जी द्वारा पहली बार भूख हड़ताल। ठीक है, और अहमदाबाद संघर्ष कब होता है? 1918 में होता है। दूसरा देखिए, खेड़ा सत्याग्रह गुजरात में स्थित है, ये भी 1918 में हुआ था। और इसमें खेड़ा में मतलब क्या था? अकाल पड़ा हुआ था, लेकिन अंग्रेज सरकार फिर भी कर वसूल रही थी, तो गांधी जी ने खेड़ा सत्याग्रह किया और इसमें भी गांधी जी सफल रहे थे। ये कब हुआ? 1918 में खेड़ा सत्याग्रह भी। लेकिन मजदूरों को लेकर कौन सा किया था? अहमदाबाद संघर्ष किया था मजदूरों को लेकर। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? अखिल भारतीय किसान सभा के प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? स्वामी सहजानंद सरस्वती, इंदुलाल याज्ञिक, एनजी रंगा, पीसी जोशी। देखिए एनजी रंगा है, एनजी रंगा किसने की थी? तो देखिए अखिल भारतीय किसान सभा का प्रथम सत्र कब आयोजित हुआ? 1936 में। आयोजित कब हुआ? 1936 में। कहाँ हुआ? लखनऊ में, लखनऊ में। ठीक है, इसकी अध्यक्षता किसने की थी? अध्यक्षता की स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। स्वामी सहजानंद सरस्वती ने। ठीक है, स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी इसकी अध्यक्षता। ये कहाँ के थे? ये बिहार के थे। स्वामी सहजानंद सरस्वती कहाँ के थे? बिहार के थे। दूसरी बात, महासचिव कौन था इसका? महासचिव थे इसके एनजी रंगा। महासचिव कौन थे? एनजी रंगा थे। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया अखिल भारतीय किसान सभा प्रथम सत्र की अध्यक्षता किसने की थी? तो स्वामी सहजानंद सरस्वती ने की थी। राइट आंसर है ये स्वामी सहजानंद सरस्वती। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भूदान आंदोलन किसने प्रारंभ किया? तो देखिए भूदान आंदोलन यानी स्वैच्छिक रूप से अपनी भूमि को दान करना। देखिए देश आजाद हुआ तो आया असमानताएं बहुत थी, तो संपत्ति को लेकर भी असमानता थी। कई लोगों के पास हजारों बीघा जमीन थे, कुछ लोग भूमिहीन थे।
तो इसको लेकर भूमि नहीं थी, तो विनोबा भावे ने एक आंदोलन चलाया जिसका नाम था भूदान आंदोलन। ये आंध्र प्रदेश के वर्तमान में तेलंगाना वाला भाग पोचमपल्ली से शुरू किया। भूदान आंदोलन की शुरुआत कब होती है? 1951 में शुरुआत होती है। शुरुआत ठीक है, कहाँ से होती है? पर तत्काल समय में आंध्र प्रदेश, आंध्र प्रदेश, वर्तमान में तेलंगाना, तेलंगाना। पोचमपल्ली गांव से, पोचमपल्ली गांव, ठीक है, कहाँ से होती है? पोचमपल्ली गांव से होती है। कौन करते हैं? विनोबा भावे करते हैं, विनोबा भावे, विनोबा भावे, ठीक है, विनोबा भावे ने की थी। विनोबा भावे ने ही 1940 में इन्होंने व्यक्तिगत सत्याग्रही थे। ये 1940 में पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही, पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही थे, सत्याग्रही भी थे। पहले व्यक्तिगत सत्याग्रही कौन थे? आचार्य विनोबा भावे थे। जयप्रकाश नारायण को लोक नायक कहते हैं, लोक नायक, ठीक है। भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान हजारीबाग सेंट्रल जेल को ये भागे आए थे, या दीवार लांघकर भागे या तोड़कर भागे, ठीक है। जयप्रकाश नारायण हजारीबाग सेंट्रल जेल को तोड़कर भाग आते हैं और भूमिगत होकर भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व करते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है रोलट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने के आंदोलन का सुझाव दिया था? यानी रोलट एक्ट जब आया, रोलट एक्ट को, इसको रोलट एक्ट को काला कानून कहते हैं। कौन सा कानून कहते हैं? काला कानून, या बिना अपील और बिना दलील का कानून, वह बिना दलील का कानून, दलील का कानून, ठीक है। काला कानून का बिना अपील या बिना दलील, इसके लिए रोलट एक्ट सत्याग्रह गांधी देशव्यापी आंदोलन चलाने का निर्णय लिया था, ठीक है। और इसी में ही आंदोलन लगान ना देने का सुझाव किसने? स्वामी श्रद्धानंद सरस्वती, स्वामी श्रद्धानंद ने दिया था। किसने दिया था? स्वामी श्रद्धानंद ने दिया था, ठीक है। दूसरी बात, रविन्द्रनाथ टैगोर ने जलियांवाला कांड के दौरान, यानी देखिए रोलट एक्ट सत्याग्रह के कारण ही जलियांवाला कांड हुआ कि रोलट एक्ट सत्याग्रह को गांधी ने देशव्यापी आंदोलन चलाने का निर्णय लिया, तो इसलिए पंजाब के दो बड़े नेता सैफुद्दीन कुचली और सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया था। तो उनके विरोध में 13 अप्रैल 1919 को वैसाखी के पर्व के दिन शांतिपूर्ण सभा की जा रही थी जलियांवाला बाग में। तो लेकिन उन 79 लोगों पर गोली चला दी गई। 79 लोगों पर जनरल डायर ने क्या चलाई? गोली चला दी। उसमें भीषण नरसंहार हुआ और इसके विरोध में रविन्द्रनाथ टैगोर ने अपनी नाइटहुड की उपाधि त्याग दी, ठीक है। नाइटहुड की उपाधि का त्याग किया इन्होंने, हुड की उपाधि त्याग दी, उपाधि त्यागी इन्होंने, त्याग दी, ठीक है। क्यों त्यागी? जलियांवाला कांड के विरोध में, वाला बाग कांड के विरोध में, ठीक है। जलियांवाला हत्याकांड हुआ था, उसके विरोध में इन्होंने नाइटहुड की उपाधि त्याग दी थी। मौलाना अबुल कलाम आजाद सबसे कम आयु में कांग्रेस के अध्यक्ष बने और सबसे लंबे समय तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे। मैं कहूँ ये 1940 से 1945 तक कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, ठीक है। 1940 से 1945 तक कौन रही है? कांग्रेस के अध्यक्ष रहे, ठीक है। तो आपसे पूछा है रोलट एक्ट के विरोध में किसने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया? तो स्वामी श्रद्धानंद ने दिया था, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि मुसलमानों के लिए पृथक राष्ट्र का विचार किसने दिया था? देखिए पृथक राष्ट्र का विचार पूछा गया है, तो देखिए पृथक राष्ट्र का विचार मोहम्मद इकबाल ने दिया था। किसने दिया था? मोहम्मद इकबाल ने 1930 में दो राष्ट्र का सिद्धांत दिया था इन्होंने। 1930 में किसका? द्वै राष्ट्र का सिद्धांत दिया, द्वै राष्ट्र का सिद्धांत दिया, ठीक है। और क्या काम किया मोहम्मद इकबाल ने? सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान गीत लिखा, सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान,
अच्छा हिंदुस्ता के राइटर है हिंदुस्तान। ठीक है, दूसरी बात, और इन्होंने इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद का नारा लिखा, ठीक है। लेकिन इस नारे को लोकप्रिय किसने बनाया? लोकप्रिय बनाया था इस नारे को भगत सिंह ने। इनकलाब जिंदाबाद का नारा लिखा, ठीक है, लेकिन इस नारे को लोकप्रिय किसने बनाया, दिया किसने, लोकप्रिय बनाया, लोकप्रिय किसने बनाया, भगत सिंह ने, भगत सिंह ने बनाया, भगत सिंह ने इस नारे को लोकप्रिय बनाया। ठीक है, बात आती है मोहम्मद अली जिन्ना के नेतृत्व 1940 में, 1940 में मुस्लिम लीग ने पाकिस्तान की मांग का प्रस्ताव स्वीकार को पारित कर दिया मुस्लिम लीग द्वारा, मुस्लिम लीग द्वारा पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित, पाकिस्तान का प्रस्ताव पारित कर दिया इन्होंने। ठीक है, चौधरी रहमत अली ने 1933 में पहली बार पाकिस्तान शब्द दिया था इन्होंने, 1933 में पाकिस्तान से, आपसे पूछा जाएगा पाकिस्तान शब्द किसने दिया, तो चौधरी रहमत अली ने पाकिस्तान शब्द दिया, ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के छात्र थे, शब्द दिया। ठीक है, आपसे पूछा जाता है कि मुसलमानों के पृथक राष्ट्र का विचार किसने दिया, तो मोहम्मद इकबाल ने दिया था। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्नलिखित में से उस 9 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ का नेतृत्व किसने किया था जिसने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित कर दिया, जिसने निजता के अधिकार को कौन सा अधिकार घोषित कर दिया, मौलिक अधिकार। तो ये निर्णय जी.एस. खेर उसके अध्यक्ष थे, उसमें मुख्य न्यायाधीश थे, और इन्होंने की अध्यक्षता वाली पीठ ने निर्णय दिया, निजता के अधिकार था। बात करते हैं, और ये निर्णय कब आया, 2017 में आया। तो बात करते हैं निजता का अधिकार कौन से आर्टिकल में है, ये आर्टिकल 21 में, राइट टू प्राइवेसी। ठीक है, किस में दिया गया, आर्टिकल 21 में दिया गया निजता का अधिकार। और कब आया निर्णय, 2017 में यह निर्णय दिया गया था। ये निर्णय कब आता है, 2017 में। ठीक है, 2017 का केस था ये। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारतीय संविधान का अनुच्छेद 249 किससे संबंधित है, राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां से नहीं है। राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियां 352, 356 और 360। 352 में राष्ट्रीय आपात, 352 में, 356 में राष्ट्रपति शासन, 356, 360 वित्तीय आपात। आपसे पूछा लोकसभा का विघटन से, नहीं, लोकसभा का विघटन कौन से आर्टिकल में, 85। ठीक है, लोकसभा का विघटन आर्टिकल 85 के 2 में। ठीक है, राष्ट्र संसद की प्रशासनिक शक्तियां नहीं, राज्य सूची के विषय के संबंध संसद की विधायी शक्तियां 249 में। देखिए आर्टिकल 249 क्या कहता है, आर्टिकल 249, देखिए आर्टिकल 249 क्या कहता है, तो आर्टिकल 249 ये कहता है कि संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, विषय पर कानून बना सकती है, कानून बना सकती है। संसद राज्य सूची के विषय पर क्या कर सकती है, कानून बना सकती है, लेकिन कब, जब राज्यसभा 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पारित करे, प्रस्ताव पारित करे, तो संसद राज्य सूची के विषय पर कानून बना सकती है, पारित करे। ठीक है, और ऐसा कानून 1 वर्ष के लिए लागू रहेगा, ऐसा कानून
1 वर्ष के लिए लागू रहे। कितने समय के लिए? 1 वर्ष के लिए लागू रहेगा। ठीक है, लागू रहेगा। कितने समय के लिए लागू रहेगा? 1 वर्ष के लिए लागू रहेगा ऐसा कानून। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है संविधान के किस संशोधन द्वारा केंद्रीय मंत्रियों की संख्या लोकसभा के कुल सदस्यों की संख्या का 15% कर दी गई? ठीक है, यानी मंत्रियों की संख्या लोकसभा और विधानसभा दोनों के लिए विधानमंडल की कितनी कर दी गई? 15% कर दी गई थी। और ये 91वां संविधान संशोधन था। कौन सा संविधान संशोधन? 91वें संविधान संशोधन के तहत लोकसभा और विधानमंडल के मंत्रियों की संख्या कितनी कर दी गई? यानी इनकी कुल सीटों का कितना होगी? 15% होगी। ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन? 91वां संविधान संशोधन। चलिए आगे चलते हैं। आगे निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश से संबंधित है? कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश से संबंधित, यानी सुप्रीम कोर्ट में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति से संबंधित है। देखिए आर्टिकल 124 में सुप्रीम कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट का गठन है। सुप्रीम कोर्ट ये कहता है कि भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा, आर्टिकल 124 कहता है। ठीक है, भारत का एक सुप्रीम कोर्ट होगा। कौन सा? आर्टिकल 124 कहता है। आर्टिकल 128 में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की पुनः नियुक्ति, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की पुनः नियुक्ति, न्यायाधीशों की नियुक्ति। ठीक है, जब काम का वजन नियुक्ति है। ठीक है, सेवानिवृत्त न्यायाधीशों को पुनः काम करने के लिए कहा जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में। आर्टिकल 127 में तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, एडहॉक जज, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति, तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। आर्टिकल 127 ये कहता है कि अगर सुप्रीम कोर्ट में गणपूर्ति पूरी नहीं हो रही या काम का वजन अधिक है तो ऐसे में राष्ट्रपति उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को सुप्रीम कोर्ट में न्यायाधीश नियुक्त कर सकता है, लेकिन वह उसी व्यक्ति को नियुक्त करेगा जो सुप्रीम कोर्ट की न्यायाधीश बनने की योग्यता रखता है। दूसरे आर्टिकल 126 में कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति, कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश, मुख्य न्यायाधीश, न्यायाधीश। ठीक है, न्यायाधीश कौन से आर्टिकल में? 126 में। कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश कौन से आर्टिकल में? 126 में। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि पंचायती राज विषय है। तो देखिए पंचायती राज जो राज्य सूची का विषय, यानी पंचायती राज्यों पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य को है। पंचायती राज किसका विषय है? राज्य सूची का विषय। याद रखिए, देखिए केंद्र सूची, केंद्र सूची के अंतर्गत ऐसे विषय आते हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ केंद्र को होता है। समवर्ती सूची के अंतर्गत ऐसे विषय आते हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र और राज्य दोनों को होता है। लेकिन राज्य सूची के अंदर ऐसे विषय आते हैं जिस पर कानून बनाने का अधिकार सिर्फ राज्य को होता है, केंद्र को नहीं होता। तो देखिए पंचायती राज विषय 73वां संविधान संशोधन, संविधान संशोधन 1992 के तहत पंचायतों को कैसा दर्जा मिला? पंचायतों को संवैधानिक दर्जा, संवैधानिक दर्जा मिला। ठीक है, दर्जा मिला। दूसरी बात आर्टिकल 40 राज्य के नीति तत्वों में पंचायतों का गठन की बात कही गई है, पंचायतों का गठन। ठीक है, आर्टिकल 40 में कहा गया। ठीक है, 73वां संविधान संशोधन द्वारा 11वीं तो अनुसूची जोड़ी गई, 11वीं अनुसूची। कौन सी अनुसूची जोड़ी गई? 11वीं अनुसूची जोड़ी गई, भाग 9 का। ठीक है, दूसरी बात पंचायतों से संबंधित समिति, एक तो बलवंत राय मेहता समिति, बहुत इंपोर्टेंट है, पेपर में पूछी जाती है। राय मेहता समिति किससे संबंधित? त्रिस्तरीय पंचायतों, त्रिस्तरीय पंचायतों से, पंचायत।
ठीक है, बलवंत राय मेहता समिति। एक है आपकी अशोक मेहता समिति, अशोक मेहता समिति। ठीक है, अशोक मेहता समिति किससे संबंधित है? त्रिस्तरीय पंचायत, दो स्तरीय पंचायतों से संबंधित है अशोक मेहता समिति। ठीक है, दो स्तरीय। ठीक है, पंचायतों को संवैधानिक दर्जा, सिंघवी समिति की सिफारिश पर पंचायतों को कौन सा दर्जा दिया गया? संवैधानिक दर्जा दिया गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है विधि का शासन, रूल ऑफ लॉ, विधि का शासन किस अनुच्छेद से संबंधित है? तो देखिए आर्टिकल 12 में राज्य की परिभाषा है। इसकी परिभाषा है राज्य की परिभाषा। राज्य के 4 अंग बताए गए हैं आर्टिकल 12 में, राज्य की परिभाषा और राज्य के 4 अंग बताए गए हैं। आर्टिकल 21 प्राण व दैहिक स्वतंत्रता, प्राण व दैहिक स्वतंत्रता। मैं आपको आर्टिकल 21 के बारे में बता चुका हूं कई बार। आर्टिकल 21 जो है संविधान का मैग्ना कार्टा कहा जाता है। इसमें स्वच्छ जल प्राप्त करने का अधिकार, स्वच्छ वायु प्राप्त करने का अधिकार तथा जीवन जीने का अधिकार, निजता का अधिकार, राइट टू प्राइवेसी, सारे अधिकार किसमें? आर्टिकल 21 में। वैसे संविधान का मैग्ना कार्टा कहते हैं। आर्टिकल 13, आर्टिकल 13 ये कहता है राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बना सकता जो मूल अधिकारों को कम करती है। आर्टिकल 13 ही न्याय पुनरावलोकन की ओर भी इशारा करता है। आर्टिकल 13 ये कहता है कि राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बना सकता, विधि नहीं बना सकता, नहीं बना सकता जो मूल अधिकारों को कम करती है, जो मूल अधिकारों को कम करती है। कम करती है। ठीक है, राज्य कोई ऐसी विधि नहीं बना सकता जो मूल अधिकारों को कम करती है। ठीक है, आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 कहता है विधि का शासन। ठीक है, यानी विधि के समक्ष समानता, विधि का शासन, विधि का शासन। ठीक है, यानी विधि के समक्ष समानता। कौन सा आर्टिकल है? 14 है। इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होगा? चौथा होगा, यानी फोर्थ ऑप्शन सही है। विधि का शासन संबंधित है, आर्टिकल 14 से संबंधित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है निम्नलिखित तटों में से कौन सा कृष्णा डेल्टा और कैप कोरिन के मध्य स्थित है? कृष्णा डेल्टा और कैप कोरिन के मध्य स्थित है। देखिए बात करते हैं। देखिए ये कैप कोरिन वाला भाग है और यहाँ एक नदी आती है और यहाँ वो अपना डेल्टा बनाती है, उसको कहते हैं कृष्णा नदी, कृष्णा। तो इस वाले भाग को कहते हैं कोरोमंडल तट, कोरोमंडल तट। कौन सा तट कहते हैं? कोरोमंडल तट कहते हैं। और ये तट किस राज्य में स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु में स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है ये तट। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में स्थित है ये तट। ठीक है, कहाँ स्थित है? तमिलनाडु में, तमिलनाडु में स्थित है ये तट। ठीक है, दूसरी बात, तो इस क्वेश्चन का आंसर तो हो गया तुम्हारा कोरोमंडल तट। उत्तरी सरकार तट कहाँ स्थित है? ये वाले भाग को, उत्तरी उड़ीसा वाले भाग को कौन सा तट कहते हैं? उड़ीसा में उत्तरी सरकार तट, उड़ीसा। मालाबार तट ये केरल वाला भाग क्या कहलाता है? मालाबार, मालाबार तट। ठीक है, केरल का तटवर्ती क्षेत्र मालाबार के इधर ये गोवा तक का भाग कोंकण, कोंकण तट। ठीक है, और ये इधर केनरा का तट, का तट। ठीक है, कौन सा तट है? केनरा। और इधर देखिए यहाँ कृष्णा नदी है और इधर एक और नदी आती है गोदावरी, गोदावरी। और इन दोनों नदियों के बीच के भाग को कहते हैं गोलकुंडा का तट, गोलकुंडा का तट। ठीक है, और इधर ये बंगाल में बोंगा तट, बोंगा तट। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है
कि निम्नलिखित में से तटों में से कौन सा कृष्णा व केप कॉरेन के मध्य स्थित है, तो कोरोमंडल तट कृष्णा और केप कॉरेन के मध्य स्थित है। इस क्वेश्चन का आंसर कोरोमंडल तट हो जाएगा। अब देखिए सर्दियों में वर्षा भी कहाँ होती है, कोरोमंडल तट पर होती है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है टोन सो मैग झील कहाँ स्थित है, तो टोम सो मैग झील कहाँ स्थित है, सिक्किम में स्थित है। कहाँ स्थित है, सिक्किम में स्थित है टोसोमोगो झील। मणिपुर में कौन सी झील स्थित है, लोकटक झील। लोकटक झील कहाँ स्थित है, मणिपुर में स्थित है। ठीक है, लोकटक झील मणिपुर में स्थित है। और यहाँ काबुल लामजाओ नामक एकमात्र तैरता हुआ क्या वन्यजीव अभयारण्य जो डांसिंग हिरणों के लिए प्रसिद्ध है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आपसे पूछा गया काजू उगाने के लिए किस प्रकार की मृदा सबसे उपयुक्त होती है, काली मृदा, जलोढ़ मृदा, लाल और पीली मृदा, लैटेराइट, लाल लैटेराइट मृदा। तो देखिए बात करते पहले काली मृदा। तो काली मृदा को स्वतः जुताई वाली मृदा भी कहते हैं, इसे स्वतः जुताई वाली मृदा है। ठीक है, दूसरी बात इसमें जल अवशोषण करने की क्षमता बहुत अधिक पाई जाती है। और ये जो काली मृदा कपास की खेती के लिए सबसे अधिक उपयोगी होती है। किसके लिए उपयोगी होती है, कपास की खेती के लिए, कपास की खेती के। दूसरा जलोढ़ मृदा, ये भारत में सबसे अधिक पाई जाने वाली मृदा, सबसे उपजाऊ मृदा है, सबसे उपजाऊ मृदा है। ठीक है, दूसरी बात ये जो मृदा है ना, ये खाद्यान्न फसलों के लिए उपयोगी है। तो कौन सी फसलें की जाती है, खाद्यान्न फसलें। ठीक है, आपसे पूछा है काजू, तो काजू के लिए सबसे अधिक उपयुक्त होती है लाल लैटेराइट मृदा। कौन सी मृदा, लाल लैटेराइट मृदा काजू के उत्पादन के लिए सबसे अधिक उपयोगी होती है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन निम्न कहते कौन सा जलप्रपात झारखंड राज्य में स्थित है, तो देखिए दूध सागर जलप्रपात। दूध सागर जलप्रपात कहाँ स्थित है, ये कर्नाटक राज्य में स्थित है। दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर, कौन सी नदी पर, मांडवी नदी पर है। और कहाँ स्थित है, गोवा में। दूध सागर जलप्रपात मांडवी नदी पर है। कहाँ स्थित है, गोवा में स्थित है। जोग जलप्रपात ये कर्नाटक में, कहाँ है, कर्नाटक में। कौन सी नदी पर है, शरावती नदी पर, शरावती नदी पर है। ठीक है, और इसी जलप्रपात को क्या कहते हैं, जो महात्मा गांधी जलप्रपात भी कहते हैं। जलप्रपात का नाम क्या, महात्मा गांधी जलप्रपात भी है। चुलिया चंबल पर, चुलिया कहाँ स्थित है, चंबल पर है। चुलिया जलप्रपात बेनिया जलप्रपात मेघालय में, कौन से राज्य में, मेघालय में। ठीक है, चुलिया जलप्रपात चंबल में, एमपी में। बात होती है झारखंड में, तो देखिए झारखंड में हुंडरू जलप्रपात स्थित है, हुंडरू। और ये किस नदी पर है, स्वर्णरेखा नदी पर, स्वर्णरेखा नदी पर हुंडरू जलप्रपात कहाँ स्थित है, हुंडरू जलप्रपात झारखंड में स्थित है, स्वर्णरेखा नदी पर स्थित है। ठीक है, चलिए तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया हुंडरू जलप्रपात। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि भारत की सबसे लंबी झील कौन सी है, तो देखिए पेंगोंग झील कहाँ स्थित है, लद्दाख में। ये सबसे अधिक ऊंचाई पर स्थित झील है पेंगोंग झील, कहाँ स्थित है, लद्दाख में भारत। पुलिगढ़ झील ये आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। पुलिगढ़ झील आंध्र प्रदेश प्लस तमिलनाडु में स्थित है। पुलिगढ़ झील तमिलनाडु में। कोलेरू झील, ये कोलेरू झील का आंध्र प्रदेश में, कोलेरू झील कहाँ स्थित है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। वेवनाथ झील केरल में स्थित है। और ये वेवनाथ झील जो है सबसे लंबी झील है भारत की, सबसे लंबी, लगभग 86 किलोमीटर है। ठीक है, सबसे लंबी झील कौन सी है भारत की, वेवनाथ झील है जो केरल राज्य में स्थित है। पुलिगढ़ झील आंध्र प्रदेश तमिलनाडु की सीमा पर स्थित है। इसी झील के कौन सा, श्रीहरिकोटा प्रक्षेपण केंद्र स्थित है पुलिगढ़ झील के। कोलेरू ये भी लैगून झील है, आंध्र प्रदेश में स्थित है। ठीक है, पेंगोंग झील लद्दाख में स्थित है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि महाराष्ट्र राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो देखिए महाराष्ट्र राज्य की पहले धूपगढ़, ये कहाँ की, एमपी। मध्य प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी है धूपगढ़। धूपगढ़ किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी है, मध्य प्रदेश की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, धूपगढ़ है, एमपी की। ठीक है, और किसकी है ये, महादेव रेंज की कहें या सतपुड़ा पर्वत की सबसे ऊंची चोटी धूपगढ़।
अमरकंटक छत्तीसगढ़ में, अमरकंटक कहाँ है? छत्तीसगढ़ में। छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? अमरकंटक है। और अमरकंटक से कौन कौन सी नदी का उद्गम होता है? अमरकंटक से 4 नदियां निकलती हैं, ठीक है, सोन, महानदी और नर्मदा नदी, ठीक है। सोन नदी है, महानदी है और नर्मदा नदी निकलती है अमरकंटक से। अरी प्रवाह का उदाहरण है अमरकंटक, किसका उदाहरण? अरी प्रवाह का उदाहरण है। कालसुबाई, ये महाराष्ट्र राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। कालसुबाई, कालसुबाई महाराष्ट्र राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। धूपगढ़ मध्य प्रदेश राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। अमरकंटक छत्तीसगढ़ राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। कालसुबाई धूपगढ़, वो कालसुबाई महाराष्ट्र राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। और महेंद्रगिरी ये पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है, पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी, ठीक है। पूर्वी घाट की सबसे ऊंची चोटी है महेंद्रगिरी, ठीक है। तो आपसे पूछा महाराष्ट्र राज्य की सबसे ऊंची चोटी कौन सी? तो कालसुबाई महाराष्ट्र राज्य की सबसे ऊंची चोटी है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? तो देखिए बुक्सा राष्ट्रीय उद्यान जो है ये पश्चिम बंगाल राज्य में स्थित है। कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल में। कर्नाटक में तो आपको पता ही है बांदीपुर है, बन्नेरघट्टा है, बांदीपुर, बन्नेरघट्टा, ये सारे कहाँ पर है? कर्नाटक में। छत्तीसगढ़ में गुरु घासीदास वन्यजीव अभयारण्य, घासीदास वन्यजीव अभयारण्य छत्तीसगढ़। सिक्किम में कंचनजंगा वन्यजीव अभयारण्य, जैव संरक्षित क्षेत्र कंचनजंगा, ठीक है। तो पश्चिम बंगाल में बुक्सा है। जल्दापारा भी पश्चिम बंगाल में स्थित है, ठीक है। सुंदरवन भी है पश्चिम बंगाल में। कौन कौन से? और सुंदरवन, जल्दापारा वन्यजीव अभयारण्य स्थित है, ठीक है। चलिए तो आपसे पूछा गया कि बुक्सा कहाँ पर स्थित है? पश्चिम बंगाल में स्थित है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि घटकों के रंगों का बिखराव कहलाता है। घटकों के रंगों का जो बिखराव है, यानी श्वेत कोई प्रकाश है वो किसी, तो उसका जो बिखराव होगा उसके रंगों का, वो क्या कहलाता है? जैसे मान लीजिए एक कांच का एक प्रिज्म है, उससे सूर्य का जो श्वेत प्रकाश है उसको गुजारा जाता है, श्वेत प्रकाश। तो श्वेत प्रकाश का क्या हो जाता है? वर्ण विक्षेपण हो जाता है, ये रंगों में फैल जाता है, इसमें फैल जाता है, रंगों में फैल जाता है। और इस घटना को क्या कहते हैं? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। वर्ण विक्षेपण, क्या कहते हैं इस घटना को? वर्ण विक्षेपण कहते हैं। श्वेत प्रकाश का रंगों में फैल जाना क्या कहलाता है? वर्ण विक्षेपण कहलाता है, ठीक है। ऊर्ध्वपातन तुम जानती हो, जब कोई वस्तु ठोस से सीधा गैस में बदलती है या गैस से सीधा ठोस में बदल जाती है, इस घटना को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और ठोस कार्बन डाइऑक्साइड इसका सबसे अच्छा उदाहरण है, ठीक है। और कपूर भी इसका उदाहरण है। यानी ऊर्ध्वपातन में क्या होता है कि ठोस सीधा गैस में बदल जाता है और गैस सीधी ठोस में बदल, इसमें मतलब वो द्रव अवस्था नहीं आती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है कि निम्न में से कौन सा रंग इंद्रधनुष में नहीं पाया जाता? तो ये देख लेते हैं कि इंद्रधनुष में कौन कौन से रंग पाए जाते हैं। तो देखिए इंद्रधनुष में क्या होता है? VIV, रुक जाइए एक मिनट। इंद्रधनुष VIB GYOR, ठीक है। बैगनी है, आसमानी है, नीला है, हरा है, पीला है, ऑरेंज है, नारंगी और लाल। लेकिन इसमें कहीं भी गुलाबी रंग नहीं पाया जाता। तो इंद्रधनुष में कौन सा रंग नहीं पाया जाता है? गुलाबी रंग इंद्रधनुष में नहीं पाया जाता है। कौन 7 रंग पाए जाते हैं? बैगनी, आसमानी, नीला, हरा, पीला, नारंगी और रेड। जिसमें बैगनी रंग होता है इसकी तरंग दैर्घ्य सबसे कम होती है, तरंग दैर्घ्य वेवलेंथ सबसे कम होती है, सबसे कम तरंग दैर्घ्य होती है बैगनी रंग की। लेकिन इसका प्रकीर्णन जो स्कैटरिंग होती है वो सबसे अधिक होती है, स्कैटरिंग सबसे अधिक होती है, इसका प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है।
अधिक होता है। प्रकीर्णन कैसा होता है? सबसे अधिक होता है इसका प्रकीर्णन। ठीक है, इंडिगो आसमानी, और देखिए लाल रंग की तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, दैर्घ्य सबसे अधिक। ठीक है, और इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, प्रकीर्णन सबसे कम होता है इसका। ठीक है, प्रकीर्णन सबसे कम होता है इसका, प्रकीर्णन सबसे कम, सबसे कम होता है। प्रकीर्णन क्या होता है? सबसे कम होता है, इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है, तरंग दैर्घ्य सबसे अधिक होती है, और इसीलिए खतरे के निशान लाल रंग के बनाए जाते हैं। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि इन दोनों से कौन सा रंग नहीं पाया जाता, तो गुलाबी रंग नहीं पाया जाता। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। रिमोट कंट्रोल किस सिद्धांत पर कार्य करता है? देखते होंगे आप, रिमोट जो कंट्रोल है उससे मतलब टीवी या एसी वगैरह सब क्या करते हैं? नियंत्रित कर लेते हैं। तो वो किस सिद्धांत पर कार्य करता है? वो इंफ्रारेड तरंगें होती हैं। उनमें कौन सी तरंगें होती हैं? इंफ्रारेड तरंगें होती हैं। कौन सी तरंगें होती हैं? इंफ्रारेड तरंगें होती हैं, जिनकी सहायता से रिमोट कंट्रोल वगैरह कार्य करते हैं। देखिए ब्लूटूथ तकनीक में क्या होता है? डिस्टेंस यानी 10 मीटर के दायरे में ब्लूटूथ कार्य करती है। इस इलेक्ट्रॉनिक आइटमों पर ब्लूटूथ पर क्या आप उस पर कंट्रोल कर सकते हैं, लेकिन 10 मीटर के दायरे में ब्लूटूथ कार्य करती है। अल्ट्रासोनिक तरंगों में पराश्रव्य तरंगों का प्रयोग किया जाता है, जिसकी सहायता से हम समुद्र की गहराई पता लगा सकते हैं, तथा अल्ट्रासाउंड मशीन के में भी अल्ट्रासोनिक तरंगें निकलती है, जिससे शरीर में जो कुछ भी मतलब परिवर्तन है या शरीर के बारे में कुछ जानना होता है तो अल्ट्रासोनिक तरंगों से ही जानते हैं। जैसे महिलाओं का जो अल्ट्रासाउंड होता है उसमें अल्ट्रासोनिक तरंगों का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि टीवी रिमोट कंट्रोल के सिद्धांत पर कार्य करता है, तो इंफ्रारेड तरंगों के सिद्धांत पर कार्य करता है। अगला क्वेश्चन है, डॉट्स नामक इलाज किस बीमारी के लिए किया जाता है? पोलियो, एड्स, हेपेटाइटिस और क्षय रोग। तो देखिए पोलियो जो है ये किससे होता है? पोलियो वायरस के द्वारा होता है, और इसमें प्रभावित अंग कौन सा है? पोलियो वायरस द्वारा, पोलियो वायरस द्वारा होता है, वायरस द्वारा। ठीक है, पोलियो किसके द्वारा होता है? पोलियो वायरस के द्वारा होता है, वायरस किसके द्वारा? पोलियो वायरस के। इसमें प्रभावित अंग कौन सा होता है पोलियो वायरस? इसमें प्रभावित अंग तंत्र का तंत्र प्रभावित होता है, तंत्र का तंत्र प्रभावित। भारत पोलियो मुक्त हो चुका है। ठीक है, तंत्र का तंत्र प्रभावित होता है, तंत्र का तंत्र प्रभावित है, जिससे व्यक्ति का हाथ या पैर काम करना बंद कर देते हैं। एड्स HIV वायरस द्वारा, HIV वायरस द्वारा होता है। ठीक है, और ये हमारी किसको प्रभावित करता है? प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है। किसको प्रभावित करता है? प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है, प्रभावित। ठीक है, हेपेटाइटिस वायरस द्वारा होता है, और ये ABC प्रकार का होता है, जबकि हेपेटाइटिस B सबसे अधिक खतरनाक होता है। ठीक है, और ये भी पोलियो का ही रूप है। ठीक है, पोलियो का ही रूप। वो हेपेटाइटिस B पीलिया, जो पीलिया होता है ना, इसको जनरल भाषा में पीलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? पीलिया। और ये किसके द्वारा होता है? हेपेटाइटिस वायरस के ही द्वारा होता है, वायरस हेपेटाइटिस। ठीक है, दूसरे इसमें प्रभावित अंग कौन होता है? लीवर, यकृत प्रभावित होता है आपका, प्रभावित। ठीक है, जनरल भाषा में इसको पीलिया कहते हैं, हेपेटाइटिस को। क्षय रोग ये बैक्टीरिया से होता है, माइक्रोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस द्वारा होता है ये। ठीक है, किसके द्वारा होता है? जीवाणु द्वारा, जीवाणु द्वारा होता है ये। और इसमें मोस्टली प्रभावित अंग कौन होता है? फेफड़े होते हैं, जीवाणु द्वारा, जीवाणु द्वारा होता है। ठीक है, और इसके इलाज के लिए कौन सी? डॉट्स दवा का प्रयोग किया जाता है क्षय रोग के इलाज के लिए। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं हम। अगला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, ये मैंने आपको कराई दिया किसके लिए? क्षय रोग के लिए। ठीक है, चलिए इसी के साथ मैं आज का सेशन समाप्त करता हूं, और मैं उम्मीद करता हूं ये सेशन भी आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत उपयोगी और महत्वपूर्ण साबित होगा। जैसे कि दिल्ली पुलिस की परीक्षाएं शुरू हो चुकी हैं,
तो आप इन प्रैक्टिस सेटों को देखिए, ये आपके लिए अत्यंत उपयोगी साबित होंगे। धन्यवाद।